नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में 4 राज्यों में भूकंप आया और एक ऐसे क्षेत्र में आया जिसको हम पूरी दुनिया का सबसे स्टेबल एरिया यानी कि सबसे स्थिर क्षेत्र मानते हैं, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र। तेलंगाना में 5.3 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से एक नई क्वेश्चन खड़े हो चुके हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन अब साउथ इंडिया में हम किस प्रकार से करेंगे अगर हम यहाँ पे भूकंप या अर्थक्वेक की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर आप देखें भारत का हिस्सा, तो भारत कुछ इस प्रकार से बना है कि अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है और इसी में विभाजन एक इस प्रकार से हुआ है कि प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का है, ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड्स माना जाता है। यानी कि कुछ ये वाला क्षेत्र जो है यहाँ, इस वाले क्षेत्र को हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं ये सबसे स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ इंडियन प्लेट का और इसी दौरान 60 मिलियन साल पहले जब अचानक से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी हिसाब से बना। और यहाँ पे जो रॉक्स हैं, जिस तरह की चट्टानें समझी जाती हैं, ये आर्कियन, नीस और शिस्ट से बनी है, जिसकी वजह से ये बहुत स्टेबल है। साथ ही साथ इन रॉक्स को बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। और इसके नीचे की रॉक्स 4 बिलियन से 1 बिलियन साल पुरानी है, यानी कि हमारी पृथ्वी 4.6 अरब साल की है वैसे माने तो। और उसमें भी समझ लीजिए कि 4 बिलियन साल पुराने ये पूरा रॉक सिस्टम है, तो ये कितना ज़्यादा स्थिर या फिर स्टेबल होगा। और यहीं पे तेलंगाना का भी पठार है, ये छत्तीसगढ़ का पठार है, महाराष्ट्र पठार है, मैसूर पठार है, और ये सारे जो माइनर पठार हैं इसमें ये बहुत स्टेबल माने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, तो ये जानने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है और भूकंप का केंद्र ज़मीन से 40 किलोमीटर नीचे माना गया है। यानी कि जहां भूकंप आता है उसको हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं, और इससे ऊपर वाला जो एरिया है जहां पे तुरंत इम्पैक्ट आता है, इसको हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि फोकस या हाइपोसेंटर धरती से 40 किलोमीटर नीचे था। और ये भी जान लीजिए सारे जितने नेचुरल यानी कि प्राकृतिक भूकंप आते हैं वो 200 किलोमीटर तक आते हैं, यानी कि सतह से लेके 200 किलोमीटर, जो कि स्थल मंडल है पृथ्वी की भूपर पट्टी और मैंटल को मिला के। जैसे ये भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी एवं मैंटल का जो ऊपरी भाग है उसको मिला के हम लिथोस्फेयर या स्थल मंडल कहते हैं। और ये सतह से 200 किलोमीटर तक की गहराई पे होता है। तो 40 किलोमीटर की गहराई पे माना जा रहा है कि ये भूकंप उत्सर्जित हुआ था। भूकंप के झटके 15 से 20 सेकंड तक लगे। शुरुआती जानकारी के हिसाब से भूकंप में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। झटके महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के पास पाए गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और दांतेवाड़ा में भी महसूस किए गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुलुगु, हैदराबाद, रंगारेड्डी, भद्राद्री, कोठागुडेम में भी पाए गए। खम्मम और कृष्णा इस जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते घरों में दीवारों पर दरारें आईं और लोगों ने घरों से बाहर निकलने के साथ साथ खुले मैदानों में प्रवेश किया। भूकंप किस प्रकार से आता है? हमको पता है कि हमारा जो स्थल मंडल है ये अलग अलग प्लेट्स में विभाजित है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने विस्तृत तौर से चर्चा ऑलरेडी की है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है और यही प्लेट्स मैंटल के एस्थेनोस्फेयर में उठती हुई संवहन धाराओं की वजह से मूव करते हैं। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है? ये हमारा भूपर पट्टी का क्षेत्र है 0 से 100 किलोमीटर तक। फिर सतह से लेके 2900 किलोमीटर तक मैंटल पाया जाता है। मैंटल में भी 2 परतें होती हैं, ऊपरी मैंटल और निचली मैंटल। ऊपरी मैंटल में भी 2 विभाजन है। ऊपरी मैंटल का ऊपरी पार्ट ठोस है, कमजोर है पर ठोस है, और निचला भाग एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर अर्ध ठोस है, ये पिघली हुई चट्टानों से बना हुआ है। साथ ही साथ यहीं पे संवहन धाराएं बहती हैं, संवहन धाराएं।
और यही संवहन धाराएं क्या करती हैं, लगातार इनके ऊपर जो ठोस पदार्थ जो कि मेंटल का ऊपरी ठोस भाग है और भूपर पट्टी है, ये अलग अलग प्लेट में विभाजित हैं। जब इसके ऊपर तैरती हैं और इसके साथ अंतःक्रिया करती हैं तब जाके भूकंप आता है। और 3 प्रकार की प्लेट्स होती हैं। एक होती हैं जो एक दूसरे की तरफ जाती हैं, इनको हम कॉन्वर्जेंट प्लेट्स कहते हैं या फिर अभिसारी प्लेट कहते हैं। एक होती हैं जो एक दूसरे से अलग जा रही होती हैं, इनको अपसारी कहते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट। जब प्लेट डाइवर्जेंट होती है तो ये नई भूपर पट्टी बनाती है। नई भूपर पट्टी किस प्रकार से बनाती है, जैसे ही एक दूसरे से अलग हुई, नीचे से बाहर मेंटल आया और नई भूपर पट्टी बनाया इसने, ये विनाशकारी होती हैं क्योंकि इसमें भूपर पट्टी दूसरी भूपर पट्टी के नीचे जा रही होती है, इसलिए विनाश होता है। और तीसरी होती है समानांतर प्लेट। समानांतर प्लेट एक दूसरे के समान चलती है, ठीक है, समानांतर प्लेट ये एक दूसरे के साथ या तो ऐसे मूव करेंगी या फिर एक दूसरे के तरफ मूव करेंगे, कुछ ऐसे चलेंगी और कुछ ऐसे चलेंगी। इस वजह से इनके बीच में सबसे ज़्यादा फॉल्ट लाइन देखी जाती है। फॉल्ट लाइन एक ऐसा क्षेत्र है जो टूटा हुआ होता है और क्योंकि एक दूसरे से चलते चलते प्लेट्स कभी कभी फंस जाती हैं, इस वजह से अचानक से जब छूटती हैं प्लेट्स एक दूसरे से कंपन उठता है और यही कंपन भूकंप होता है। तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप बनती हैं वो समानांतर प्लेट्स की वजह से बनती हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवर्स, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको, टेक्टोनिक प्लेटों की गति वगैरह भी बता चुकी हूँ, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फोकस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये बिल्कुल इमीडिएट क्षेत्र है जहाँ पे अचानक से एक प्लेट दूसरे प्लेट से भिड़ी और अचानक से कंपन उठा और उसकी वजह से ये हर क्षेत्र में जाने लगी, ठीक है। अगर बात करें भूकंपीय तरंगें कैसे होती हैं, ये किसी भ्रंश यानी कि भूपर पट्टी में तीव्र दरार के साथ ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और किसी भ्रंश के साथ ही स्थित चट्टान पर की परतें होती हैं। उन पर लगने वाले बल के कारण विपरीत दिशा में गति करती हैं, लेकिन ऊपर स्थित चट्टानें परतों को लगातार दिए गए घर्षण बल का प्रतिरोध करके वे अपने स्थान पर टिकी रहती हैं। चट्टान की परतों पर दबाव समय के साथ बढ़ता है और घर्षण बल पर काबू पा लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक हलचल होती है और भूकंप उत्पन्न होता है। जब भूकंप उत्पन्न होता है तो दो प्रकार की प्राथमिक तरंगें आती हैं, जैसे कि पहली है बॉडी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो पूरी पृथ्वी में ट्रैवल करती हैं, तो इनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। और जब बॉडी वेव्स सरफेस पे आती हैं और सरफेस वाली जितनी चट्टानें हैं उनके साथ इंटरैक्ट कहती हैं, तो उनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स में भी 2 प्रकार की वेव्स होती हैं, एक होती हैं पी वेव्स और एक होती हैं एस वेव्स, ठीक है। और सरफेस वेव्स में भी प्रकार होते हैं, एक होती हैं लव वेव्स, एक होती हैं रेली वेव्स, ठीक है। तो पी वेव्स क्या करती हैं, पी वेव्स ये असल में ध्वनि के कंपन जैसी चलती हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कंपन का उत्सर्जन हो रहा है तो कुछ इस प्रकार से इनका मूवमेंट होगा, पार्टिकल का मूवमेंट या कणों का मूवमेंट ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, तो इसी वजह से इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ये तरल और ठोस पदार्थ दोनों में ट्रैवल करती हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल करती हैं। सबसे प्राथमिकता से ये सीस्मोग्राफ पे पहुंचती हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ये उतनी ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होती, यानी कि इनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। सरफेस वेव्स जैसे पी वेव्स आई उसके बाद आती हैं। यहाँ पे कणों का जो कंपन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, यानी ऊपर ये क्रेस्ट बनाती हैं, नीचे ये ट्रफ बनाती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में आती हैं। ये थोड़ी सी लेट चलती हैं, इसीलिए ये सेकेंडरी वेव्स कहलाती हैं। और जब चट्टान से भिड़ती हैं ये वेव्स और फिर उसके बाद
ये चट्टानों के माध्यम से अपने आप प्रसारण करती हैं, उन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं। जिसमें रेली वेव सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे भी चलाएगी कणों को और ऐसे ऐसे भी चलाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। ये हमें बताता है कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी बनी है, ठीक है। जैसे कि सीस्मिक वेव्स में हमें ये पता है कि पी वेव्स तीनों जगह से ट्रैवल करती है। हालांकि 105 से लेके 145 तक ना पी वेव्स मिलती हैं, 105 से लेके 145 डिग्री तक ना पी वेव्स मिलती है ना एस वेव्स मिलती हैं। क्यों? फोकस से एस पी वेव्स निकलती हैं, भले ही तीनों मीडियम में ये ट्रैवल करती हैं, फिर भी ये तरल पदार्थों में रिफ्रैक्ट होती हैं, यानी कि अपना जगह बदल देती हैं, अपनी जगह को बदल देती हैं और फिर दूसरी जगह आके मिलती हैं। एस वेव्स सिर्फ 105 तक मिलती हैं, उसके बाद समझ में आ जाता है 105 डिग्री के नीचे या तो गैसीय पदार्थ हैं या तो तरल पदार्थ हैं। तो ये हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी समझने में मदद करती है। तो जहाँ पे ये दोनों नहीं मिलती हैं, इनको हम शैडो जोन कहते हैं या छाया क्षेत्र कहते हैं। शैडो जोन या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का छाया क्षेत्र, जहाँ ये वेव्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से भारत में किन राज्यों में भूकंप का सबसे ज़्यादा खतरा देखा जाता है। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जैसे जो जोन 5 है, जोन 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में जो टर्जरी हिमालयस के क्षेत्र हैं, यानी कि हिमालयन रीजन्स हैं, जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर पूर्वोत्तर भारत में सारे ही राज्य, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी इंडियन प्लेट जो है, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे ये अभिसारी बन रही है, यानी कि सबडक्ट हो रही है, निस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेंगी। बल्कि आप साउथ जाओगे, ज़्यादातर तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये जोन 3 और जोन 2 में आते हैं। 4 जोन में भारत विभाजित है कि कहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, 4 हैं। तो जोन 5 में सबसे अधिक हैं, फिर जोन 4 है, फिर जोन 3 और जोन 2। तो साउथ वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये जोन 3 और जोन 2 में ज़्यादातर पड़ रहा है। जोन 5 में हिमालयी क्षेत्र है और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा कच्छ सबसे ज़्यादा खतरे वाले इलाके हैं। ये 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप आने की यहाँ आशंका बनी रहती है और भारत का करीब 11% हिस्सा 5वें जोन में आता है। जोन 4 ये दिल्ली समेत उत्तर भारत के तराई क्षेत्र, भारत का 18% हिस्सा आता है। जोन 3 मध्य भारत और भारत का 30% हिस्सा इस जोन में आता है। और लास्ट जोन 2 है, जिसमें दक्षिण भारत आता है और यहीं पे अर्थक्वेक आया है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए चिंताजनक है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीयक तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगों का विरूपण तरंगे भी कहा जाता है। पहला, या तरंगे जल की लहरों या फिर प्रकाश की तरंगों के अनुरूप होती हैं। तो आपको बताना होगा इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कथन एक सत्य है, दूसरा दोनों ही सही है, या फिर दोनों में से कोई नहीं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।